सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस कैट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लास्ट पार्ट में सुना था कि जो हमारी तुलसी होती है वो आरू से उसकी मम्मी के बारे में क्वेश्चन कर ही लेती है, जिसपे कि आरू उसको सारी बातें बताती है। और फिर तुलसी उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, जो होना होता है वो होकर रहता है, उसे बदला नहीं जा सकता। अब इसके आगे तुलसी इतना कहती है कि आरू उसके माथे को चूम के कहती है, अब सो जाओ। इतना कहकर वो तुलसी को अपने बाहों में भर लेती है और कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में नींद के आगोश में चले जाते हैं। वो बादलों में छुपा चांद उनकी मोहब्बत की गवाही दे रहा था। दोनों के चेहरे पर सुकून था। इधर रूम में अभिमान, यार पता नहीं ये कौन सी दिक्कत है। मतलब जब भी मैं स्टोरी रिकॉर्ड करने बैठती हूँ मुझे जम्हाई आने लगती है। हाँ, इसका कोई उपाय हो तो बता दो आप लोग। ओके, चलिए स्टोरी पे चलते हैं। इधर अभिमान अपने रूम में चहलकदमी कर रहा था। उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। वो बार बार किसी को कॉल कर रहा था, लेकिन सामने से कोई कॉल ही नहीं उठा रहा था, जिससे कि उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो गुस्से में फ़ोन बेड पे पटक के अपने बालों को नोचते हुए गुस्से से चिल्ला रहा था। अभिमान गुस्से से इधर से उधर सामान को फेंकने लगता है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और इधर आते हैं तुलसी और आरू पे। या सुबह हो गई थी। सूरज की किरणें तुलसी और आरू के फेस पे पड़ रही थी, जिससे कि कसमसा के तुलसी आरू को आरू के चेस्ट पे अपना चेहरा छुपा लेती है। वहीं उस जंगल में सॉरी पंछियों की मधुर आवाज़ें सुनाई दे रही थी और झरने की आवाज़ें वहाँ के माहौल को और खूबसूरत बना रही थी। आरू अब तक उठ चुकी थी और वो प्यार से तुलसी को निहार रही थी। तभी तुलसी आंखें मसलते हुए अपनी मतलब नींद भरी आंखों से आरू को देखते हुए अलसाई सी आवाज में कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जिसपे आरू झुक के तुलसी को नाक को चूम के कहती है, मेरी बीवी है, मैं कभी भी देखूं। इतना कहकर वो अपना एक आंख दबा देती है। आरू की इस हरकत से तुलसी के गाल लाल हो जाते हैं। वो आरू के चेस्ट पे मारते हुए कहती है, आप बहुत परेशान करते हो। आरू मुस्कुरा के तुलसी को अपनी बाहों में भर के गोद में उठाती है और उसको वैसे ही लेकर बेड से नीचे ही उतर के कहती है, चलो अपने रूम में अच्छे से परेशान करूँगी तुम्हें। इतना कहकर वे तुलसी के गाल पे एक किस करती है और उसे वहाँ से लेके निकल जाती है। इधर तुलसी और आरू मुस्कुराते हुए हवेली में आते हैं। तुलसी के चेहरे पर हया की लाली बिखरी हुई थी। वहीं आरू के होठों पर भी मुस्कान बिखरी हुई थी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हॉल में मौजूद इस वक्त कोई नहीं था। तभी आरू झट से तुलसी को अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है, जिससे तुलसी शर्मा के कहती है, क्या कर रहे हो आप, कोई देख लेगा। जिस पे आरू मुस्कुराते हुए कहती है, देखने दो, अपनी बीबी को गोद में उठाया, किसी और को नहीं। इतना कहकर वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। वहीं इधर हमारी तुलसी का हाल शर्म से बुरा हो रहा था। उसे पता था कि पति कौन है। उसे पता था कि उसका ये पति कितना बेशर्म है। उसे किसी के देखने या ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुलसी को बहुत फर्क पड़ता था। उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें बंद कमरे में ही अच्छी लगती हैं और ये सही भी था।
इधर आरू और तुलसी अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और वहीं ये सारी चीज़ें नीचे से सुनीता जी देख रही थी और ये सब देख के उनका मुंह बन जाता है। वो अपने नाक मुंह को सिकोड़ते हुए कहती, देखो तो इन्हें, जरा से भी शर्म नहीं बची है। दिन के वक्त रूम में बंद हो गए। ये नहीं कि कोई देख ही लेगा तो क्या सोचेगा। ये पिद्दी भर की लड़की ने आकर मेरे आरू की मति को बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया है। अब पता नहीं आगे कौन कौन से रंग देखने को मिलेंगे। इतना कहकर वो मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। इधर तुलसी नहा चुकी थी और वो शीशे के सामने तैयार हो रही थी। तभी आरू बाथरूम से आवाज देते हुए कहती है, ओ बीबी, थोड़ा तौलिया देना। आरू की आवाज सुनकर तुलसी बेड पर रखे तौलियों को देखती है और उसे लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। तभी आरू बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खोलती है और तुलसी का हाथ पकड़ के उसे बाथरूम के अंदर खींच लेती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि तुलसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता है। इस वक्त दोनों इस शावर के नीचे खड़े भीग रहे थे। इधर तुलसी आरू को देखती है जिसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और आरू के होठों पर मुस्कान देखकर तुलसी चिढ़ते हुए कहती है, ऐसा कौन करता है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी आरू उसकी कमर को पकड़ के अपने करीब खींचती है और इधर आरू की करीबी से तुलसी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, छोड़िए ना, मैं पहले ही नहा चुकी हूँ और अब आपके चलते फिर से भीग गई हूँ। जिससे आरू तुलसी के कानों में झुकती है और बेहद ही सरगोशी से कहती है, तो मेरे साथ नहा लो। इतना कहकर वो हौले से तुलसी के कान को चूम लेती है जिससे कि तुलसी के शरीर में सिहरन सी उठती है और वो अपनी साड़ी को मुट्ठियों में भींच लेती है। तभी आरू तुलसी की कमर को थामकर उसे खुद के बेहद करीब कर लेती है। आरू के इस तरह खींचने से तुलसी के दोनों हाथ आरू के कंधे पर आ जाते हैं और इस वक्त तुलसी का दिल तेजी से धड़क रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उन दोनों के बीच से हवा तक जाने की जगह नहीं थी। इधर आरू की नजरें तुलसी के होठों पे जाके ठहर जाती है जिस पर पानी की बूंदें लगी हुई थी। वो धीरे धीरे तुलसी के होठों पे झुकने लगती है और आरू के इस तरह अपने चेहरे पर झुकता देख के तुलसी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी बाहर से नताशा भाभी की आवाज आती है, तुलसी तुम अंदर हो क्या। नताशा की आवाज सुनकर दोनों झट से एक दूसरे से अलग होते हैं और एक साथ कहते हैं, हाँ भाभी। तुलसी आरू को देखती है और रोने जैसी शक्ल बना के अपने सर पे चपेट लगा लेती है। तभी नताशा कहती है, आप दोनों आराम से नहाओ, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है जिसके बाद से तुलसी वैसे ही रोने जैसा शक्ल बनाकर कहती है, अब पता नहीं भाभी मेरे साथ क्या क्या सोचेंगी मेरे बारे में और क्या क्या कहेंगी। तुलसी इतना ही कहती है कि आरू फिर से उसे कमर से पकड़ के अपने तरफ खींच के कहती है, कुछ नहीं सोचेंगी, बल्कि ये सोचेंगे कि भाई इन लोगों में कितना प्यार है। इतना कहकर वो अपनी एक आंख दबा देती है जिससे कि तुलसी फिर से शर्मा जाती है। वो झट से आरू के चेहरे को पकड़ती है और उसके होठों पर एक प्यारी सी किस कर लेती है और फिर मासूमियत से कहती है, आप मत कहिए ना कुछ, मुझे शर्म आती है। तुलसी ये बेहद मासूमियत से कहती है जिससे कि भाई पहले तो आरू शौक होती है और फिर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है।
वो उसके गीले बालों पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, अच्छा अब जाओ, मैं नहा कर आती हूँ, नहीं तो आ जाओ मेरे साथ ही नहा लो। आरू की ये बात सुन के तुलसी उसे धक्का देकर बाथरूम से बाहर भाग जाती है और वही आरू हंसने लगती है। इधर शाम का वक्त था और तुलसी किचन में आती है तो देखती है वहाँ कई सारे नाश्ते का सामान रखा हुआ था। ये सब देख के तुलसी वहाँ पे मौजूद सुनीता जी से कहती है, मम्मी ये सब क्या है? जिस पे सुनीता जी प्लेट में नमकीन डालते हुए कहती है, आज खास मेहमान आए हैं। हमने क्या नाम बताया था मैंने, यार मैं भूल गई। अभिमान। अभिमान का रिश्ता तय कर दिया है, तो वो लड़की वाले आने वाले हैं। अब खड़े खड़े मेरा चेहरा मत देखो, थोड़ा हाथ बटाओ। इस पर तुलसी हाँ में सर हिला के उनकी मदद करने लगती है। वहाँ नताशा भी मौजूद थी। तुलसी धीरे से नताशा से कहती है, भाभी अभिमान भैया का रिश्ता किससे तय हुआ है? इस पर नताशा गिलास में कोल्ड ड्रिंक डालते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, वो तो मम्मी ही जाने किससे बांधने वाली है वो अभिमान भैया को। हमें तो लगता है बस इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब तो कोई बस बड़ा बवाल ना हो। जिस पे तुलसी हाँ में सर हिलाती है और सुनीता जी की मदद करने लगती है। तभी एक नौकर आके सुनीता जी से कहता है, मालकिन वो लोग आ गए हैं। नौकर की बात सुन के सुनीता जी खुशी से चहकते हुए कहती है, क्या मेरी नई बहू आ गई, मेरी चहेती बहू? इतना कहकर वो नताशा और तुलसी को एक नज़र देखकर अकड़ से वहाँ से निकल जाती हैं, जैसे उसे अपनी नई बहू पे बहुत नाज हो, बहुत गर्व हो। वहीं सुनीता जी की हरकत देखकर तुलसी और नताशा को हंसी आ जाती है। नताशा तुलसी को कंधे से मारते हुए कहती है, चलिए जी, आपको अब सबसे छोटी देवरानी देखने चलते हैं, देखते हैं कौन अतरंगी लड़की को मम्मी ने पसंद किया है। इतना कहकर वो हंसने लगती है और वही तुलसी के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। वो दोनों किचन से निकल जाती हैं। इधर नताशा और तुलसी हॉल में आती है तो वहाँ बैठे लोगों को देखकर तुलसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसके मुंह से निकलता है, मामी जी, रोशनी जी। तुलसी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मामी और रोशनी को काफ़ी मज़ा आ रहा था। वहीं मामी अकड़ से तुलसी से कहती, लगता है बड़ी हवेली में शादी करके अपने संस्कार भूल गई हो। मामी की कड़वी बातें तुलसी को थोड़ी बुरी लगती हैं और वो जाकर उनके पैर छूने ही वाली होती है कि तभी आरू बोलती है, आप एक एमएलए की बीवी हो और इस तरह किसी भी राह चलते के पैर छूना आपको शोभा नहीं देता है। आरू की आवाज़ सुन के तुलसी के साथ साथ सभी सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, जहाँ आरू काफ़ी रौब से चलती हुई आ रही थी। आरू को देखकर रोशनी के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। अब तक वहाँ पे सब आ चुके थे। बड़की अम्मा रोशनी और मामी को देखकर सुनीता जी से पूछती हैं, ये सब क्या है और ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? जिस पर बड़की अम्मा की बात सुनकर सुनीता जी अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान सजाए हुए कहती हैं, अरे अम्मा, और फिर रोशनी की तरफ इशारा करके, मैंने इसे अपने अभिमान के लिए चुना है, बहुत ही अच्छी लड़की है। सुनीता जी की बात सुन के मामी रोशनी को कहनी मारती है, जिसके बाद रोशनी जाकर बड़की अम्मा के पैर छूने वाली होती है, लेकिन तभी बड़की अम्मा 2 कदम पीछे हट के कहती हैं, सुनीता बहू, लगता है दिन पे दिन तुम्हारा दिमाग घास चरने चला गया है, इसलिए किसी को भी उठा लाई हो मेरे घर की बहू बनाने के लिए। इधर बड़की अम्मा की बात सुन के सुनीता जी चिढ़ जाती हैं। वो चिढ़ते हुए कहती हैं, किसी को भी उठा कर नहीं लाई हूँ अम्मा, आपकी लाडली तुलसी बहू की बहन को लाई हूँ। एक बहन आपको बहू के रूप में स्वीकार है, लेकिन दूसरी क्यों नहीं? सुनीता जी इतना ही कहती है कि आरू फिर से कहती है, खबरदार, जो मेरी पत्नी की तुलना किसी और से की तो मेरी पत्नी से तुलना कोई नहीं कर सकता है। और फिर रोशनी की तरफ देखकर,
इतनी तो इस लड़की की भी औकात नहीं है। आरव की बातें रोशनी के ईगो पर लग जाती हैं, जिससे वो गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच लेती है, लेकिन कुछ कहकर वो अपनी वहाँ इंसल्ट नहीं कराना चाहती थी। तभी बड़की अम्मा कहती है, मेरी तुलसी बहू और इस लड़की में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी बहू खरा सोना है, और सुनीता बहू कुछ भी तय करने से पहले एक बार अभिमान से तो पूछ लो कि उसे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। बड़की अम्मा भी इतना ही कहती है कि तभी वहाँ फिर एक और आवाज़ गूंजती है, जिसमें बोला जाता है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। इधर सभी का ध्यान अभिमान पे चला जाता है, जो इस वक्त काफी गुस्से में था। वो गुस्से में हवेली के अंदर आकर अपनी मम्मी के सामने खड़ा होता है कि तभी सुनीता जी जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। मैंने देख तेरे लिए रोशनी को पसंद किया है, बहुत प्यारी है, देख तो एक नज़र। सुनीता जी की बात सुनकर रोशनी शर्माने की एक्टिंग करने लगती है कि तभी अभिमान उसे अपनी जलती निगाहों से देख के तेज आवाज में कहता है, बंद करो अपनी ये नौटंकी। इधर अभिमान की आवाज़ सुन के रोशनी के साथ साथ उसकी मम्मी भी अंदर तक कांप जाती है। तभी अभिमान फिर से कहता है, जिस तरह तुम माँ बेटी आई हो ना अंदर, उसी तरह पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम दोनों को क्या करना चाहती हो। औरत समझ के और अपनी भाभी का मान रखते हुए तुम दोनों को इज्जत से जाने के लिए कह रहा हूँ, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम दोनों के साथ। इधर अभिमान ये सब काफ़ी गुस्से में कह रहा था, और अभिमान की इतनी खतरनाक धमकी सुन के रोशनी और उसकी मम्मी बिना वक्त गवाए वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सुनीता जी हल्के गुस्से से कहती हैं, ये सब क्या था, क्या कर रहा था तुम। सुनीता जी इतना कहती हैं कि अभिमान अपनी आंखें गुस्से में करता हुआ कहता है, मेरा छोड़िए, आप क्या कर रही थी। आपको एक बात समझ नहीं आती कि मुझे शादी नहीं करनी है, और रोशनी से तो बिल्कुल भी नहीं। अभिमान इतना ही कहता है कि सुनीता जी भी अकड़ के कहती है, और क्यों नहीं करनी है तुझे शादी। सुनीता जी इतना ही कहती कि अभिमान कुछ पल रुकता है और फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। अभिमान की बात सुन के वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे, और सुनीता जी का चेहरा तो देखने लायक था। उन्होंने सोचा था कि कोई ना एक बहू तो उनकी पसंद की आएगी, लेकिन अभिमान ने उनका ये सपना भी तोड़ दिया। इसलिए वो चिढ़ के कहती है, ऐसा क्या है उस लड़की के अंदर जिसके चलते तू उससे शादी करना चाहता है। सुनीता जी इतना कह के अपनी सवालिया नज़रों से अभिमान को देखने लगती है। तभी अभिमान सपाट लहजे में जवाब देता है, मेरा बच्चा, उस लड़की के पेट में मेरा बच्चा है, मेरे खानदान का वारिस। और यहाँ हमारे अभिमान ने मारा था सिक्सर, जिससे कि सभी क्लीन बोल्ड हो गए। सुनीता जी का चेहरा देखने लायक था, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि तभी बड़की अम्मा जाकर अभिमान को खींच के एक थप्पड़ मारती हैं, जिससे कि उसका फेस एक तरफ झुक जाता है। और बड़की अम्मा की इस हरकत से सभी चौंक गए थे। बड़की अम्मा के थप्पड़ मारने पर भी अभिमान कुछ नहीं करता है, बस अपना चेहरा झुकाए हुए खड़ा रहता है कि तभी बड़की अम्मा उसके कान को मरोड़ते हुए कहती है, कमीने, मेरी पोता बहू और परपोते को तू छुपा के बैठा है। कब बताने वाला था तू ये सब, जब मेरा परपोता स्कूल जाता है। इस पे अभिमान अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे अम्मा छोड़ो यार, अब क्या कान उखाड़ दोगी। जिस पर बड़की अम्मा उसके कान को जोर से खींचते हुए कहती है, मन तो ऐसा ही करने का कर रहा है। इतना कहकर वो उसका कान छोड़ देती है। चल अब जल्दी से बताना शुरू कर कि कौन है मेरी बहू और कहाँ मिली वो तुझसे।
इधर बड़की अम्मा की बात सुनकर सुनीता जी कहती हैं, हाँ हाँ बता किस खानदान से है। और फिर तुलसी को एक नज़र देखकर, या तो तू भी अपनी दी की तरह किसी भी राह चलती को उठा कर लेकर आया है। अभिमान सुनीता जी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके एक गहरी सांस छोड़ के कहता है, वो एक सुलझी और समझदार लड़की है, बिल्कुल नताशा भाभी की तरह, और तुलसी भाभी की तरह थोड़ी नटखट और एक अनाथ है। इस दुनिया में उसका अपना कहने को कोई नहीं है। मैं जब हॉस्टल में रहता था तब मुझे हॉस्टल में रहना पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने एक फ्लैट रेंट पे लिया था और मैं वहाँ रहने लगा। मुझे खाना बनाना आता नहीं था तो मैंने एक लेडी को हायर किया था, लेकिन फिर उसे किसी काम से गांव जाना था, जिसके बाद उसने अपनी जगह उस लड़की को काम पे लगा दिया। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उसकी सादगी में खो सा गया था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि कोई सादगी में इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। धीरे धीरे साथ रहते हुए मुझे उससे प्यार होने लगा, और एक रात हम लोगों से वो हो गया जो नहीं होना था। और यहाँ हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है, आई मीन कि फ्लैशबैक में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। एंड मैंने यहाँ अभिमान को भी स्ट्रेट किया। इसमें सिर्फ एक ही गर्ल टू गर्ल स्टोरी है जो कि सिर्फ आरू और तुलसी की है, बाकी सारे लोग स्ट्रेट ही रहेंगे। हाँ, बीच में हो सकता है कि कोई आए इनके दुश्मन, तो वो तो आपको स्टोरी सुनने के बाद पता चलेगा। ओके।